जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं सभी लोग मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, आज डेली करंट अफेयर में हम लोग 6 मार्च का करंट अफेयर पढ़ने के लिए जा रहे हैं और इसमें मैंने 10 MCQ लिए हैं, मतलब करंट अफेयर क्वेश्चन लिए हैं। इसके साथ साथ उनके बारे में स्टैटिस्टिक्स जीके के जो पॉइंट निकल के आ सकते हैं वो आपके लिए सामने पेश होंगे मित्र। इसके साथ साथ आप लोगों से ये कहूंगा कि आप एक बेहतरीन तरीके से डेली करंट अफेयर का नोट जरूर बनाते जाएं ताकि एग्जाम टाइम में आपको कोई दिक्कत ना हो। बगैर देरी किए हुए हम लोग चलते हैं अपने सेशन की ओर। तो बच्चों, पहला पॉइंट, मेरी पहली बात मित्र यह है कि अगर सेशन पर नए हैं तो प्लीज आप सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, घंटी पे जाकर के ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए ताकि डेली क्लासेस आपको इस तरीके से प्राप्त हो सके। लाइक करिए, कम से कम 5 दोस्तों के साथ शेयर करिए। जिस क्वेश्चन का मैं आंसर पूछूं उस क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, उसमें आंसर बता सकते हैं। बगैर देरी के चलते हैं अपने पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है बच्चा। देखिए, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना किस राज्य के या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू की है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नई शुरू की गई योजना है 2024 की बच्चों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बच्चा वो सी सही है। कौन सही है? सी क्वेश्चन इसका राइट आंसर है बच्चों। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना जो की गई है वो दिल्ली सरकार द्वारा की गई है और दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है वो जरा देख लीजिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है। तो केंद्र शासित प्रदेश में जो दिल्ली है वहां सरकार ने, मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू की है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो अरविंद केजरीवाल जी हैं जो आम आदमी पार्टी से हैं। बताया गया है कि यहाँ 2024 के बजट में इसे शामिल किया गया है। 2024 का जो बजट है बच्चों, 24-25 का, उस बजट में से क्या किया गया है? शामिल किया गया है। ये है अरविंद केजरीवाल। इनका कहना है कि 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को 1000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। बहुत अच्छी पहल है बच्चों, बहुत अच्छी पहल है। दिल्ली की जो महिला हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है उन्हें प्रति माह 1000 रुपए, ध्यान रखना कितना, 1000 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा। ऐसी महिला जिसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है उसे 1000 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा। ठीक है। दिल्ली विधानसभा वित्त मंत्री अतिशी मरलेना ने 2024-25 के लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस बात को ध्यान रख सकते हैं कि दिल्ली के जो वित्त मंत्री हैं वे कौन है? आतिशी मरलेना है बच्चों। ये कौन है? वित्त मंत्री हैं दिल्ली की। इसके लिए इन्होंने 76,000 करोड़ रुपए बजट में रखा है बच्चा। प्रत्येक महीना एक महिला को कितने रुपए दिए जाएंगे? 1000 रुपए, जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। ठीक है बच्चों। दिल्ली के बारे में कुछ करंट अफेयर है, उसके बारे में जांच लेते हैं। मैंने आपको बताया है कि मैं करंट अफेयर के साथ साथ आपको स्टैटिक जीके के पार्ट बताऊंगा इसमें, जो आपके एग्जाम में बार बार बनते हैं। जैसे अब थोड़ा देखिए दिल्ली के बारे में क्या क्या करंट अफेयर है उसे जरा देख लीजिए। दिल्ली सरकार ने BS 3 पेट्रोल और BS 4 डीजल जो 4 पहिया वाहनों पर क्या लगा दिया है? प्रतिबंध लगा दिया। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद दिल्ली सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की है। सबसे अच्छी पहल। जो ट्रांसजेंडर है बच्चों उनके लिए मुफ्त बस यात्रा फ्री कर दी है। इसके साथ साथ दिल्ली है, दिल्ली की राजधानी सभी लोग जानते हैं, नई दिल्ली है। यहां पर राज्यपाल नहीं होता है, यहां उपराज्यपाल होते हैं। तो उपराज्यपाल कौन है? याद रखिए, विनय कुमार सक्सेना है। ये कौन है बच्चा? विनय कुमार सक्सेना है, उपराज्यपाल है। और मुख्यमंत्री कौन है? तो बता सकते हैं अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी से हैं और ये IAFS भी रह चुके हैं, IAS रैंक के अधिकारी हैं। विधानसभा की सीट कितनी बच्चा? याद रखिए 70 है। लोकसभा की सीट कितनी है? 7 है। विधानसभा की सीट कितनी है? 70 है। इस बात को ध्यान रखिए। आम आदमी पार्टी ने 63 सीट जीती थी इसमें से। आगे देखिए, यहां का राजकीय पक्षी कौन सा है? राजकीय पक्षी यहां का कौन है बच्चों? राजकीय पक्षी है वो गौरैया है मित्र, ध्यान रखिए। आपको यह बताना है गौरैया और किस राज्य का राजकीय पक्षी है? दिल्ली का तो है ही है, लेकिन आपको यही बताना है कि और किस राज्य का है राजकीय पक्षी है। यहां पर नदी कौन सी है? यमुना नदी है बच्चा। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, इतिहास में थोड़ा जाते हैं कि 1911 में अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। हुआ यूं था कि 1911 में
1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। किसका बच्चा? दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। वहां पर पहले भारत की राजधानी 1911 से पहले बच्चा कलकत्ता हुआ करती थी। कौन सी होती थी? कलकत्ता। हुआ यह कि 1911 में दिल्ली, जो कलकत्ता से भारत की राजधानी कहां पर लाएगी? तो दिल्ली लाएगी। इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। अगर पूछा जाता है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब लाएगी, तो 1911 में लाएगी थी, क्योंकि उस समय दिल्ली दरबार लगाया हुआ था। ब्रिटेन का जो महाराजा थे वो यहां पर आए हुए थे दिल्ली दरबार में। बच्चा अच्छा, दिल्ली की स्थापना किसने की थी? तो अनंगपाल ने की थी। अनंगपाल नाम के तोमर राजा ने की थी। ठीक है बच्चा, इस बात को ध्यान रखना। दिल्ली की जो दिल्ली नगर है, जैसे आपको बता दें, जैसे आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में की थी, उसी तरीके से जो दिल्ली नगर है इसकी स्थापना अनंगपाल नामक एक तोमर वंश के शासक थे, उन्होंने की थी। बच्चा बात क्लियर हो चुकी हुई आशा करता हूं मैं। आगे देखिएगा। देखिए, वो तो एक योजना थी जो दिल्ली सरकार ने चलाई। इसके साथ साथ अन्य योजना है जो अन्य राज्यों द्वारा चलाई गई है, जो करंट अफेयर की दृष्टि से चर्चा में रही है। जैसे वन मित्र योजना। पूछा जाए वन मित्र योजना किसने चलाई है, किस राज्य की पहले, किस राज्य की योजना है? तो वन मित्र योजना है बच्चा, ये हरियाणा राज्य की है। किसकी राज्य की है? हरियाणा राज्य की। विश्वकर्मा पेंशन योजना, कौन सी मित्र मेरे? विश्वकर्मा पेंशन योजना, ये राजस्थान राज्य की है। आगे बबुआ आवास योजना। बबुआ आवास योजना आपको बताना है झारखंड के सब मुख्यमंत्री कौन है। बबुआ आवास योजना ये बच्चा किस राज्य की है? तो झारखंड राज्य की है। अगली है लाडली बहना योजना, ये मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम, जिनका नाम शिवराज सिंह चौहान था बच्चा, हुआ ये तो उनकी ये प्रसिद्ध योजना थी, और इसका बेनिफिट बहुत अच्छी तरीके से वर्तमान मुख्यमंत्री ने उठाया, जो मनोज यादव जी है। तो ध्यान रखिए, लाडली बहना योजना है, ये मध्य प्रदेश राज्य की है। और गृह लक्ष्मी योजना ये कर्नाटक राज्य की है। गृह लक्ष्मी योजना बच्चा किसकी है? कर्नाटक राज्य की। एक बार फिर देख लीजिए, वन मित्र योजना हरियाणा राज्य की है, विश्वकर्मा योजना, विश्वकर्मा पेंशन योजना राजस्थान सरकार की है, अबुआ आवास योजना झारखंड राज्य की है, लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश की है, और गृह लक्ष्मी योजना ये बच्चा कर्नाटक राज्य की है। बताइए मित्र मेरे, किसके समझ में नहीं आया? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, तो शानदार क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तामस सुल्योक किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तामस सुल्योक है बच्चा, वो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो बच्चों ये हंगरी के बने हुए हैं। किसके बने हुए? हंगरी। किस देश के बने हुए? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चा कौन सा है? डी सही है, हंगरी देश के बने हुए हैं। देखिए थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। हुआ यह था कि फरवरी 2024 में हंगरी के राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक ने अपने पद से क्या कर दिया था? इस्तीफा दे दिया था। ये बच्चों कैटलिन नोवाक है, ये जो आपको चित्र में दिखाई दे रही है। इसके बाद हंगरी की संसद ने तामस सुल्योक को क्या बना दिया है? नया राष्ट्रपति बना दिया है, नया राष्ट्रपति चुन लिया है। बच्चों हंगरी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बच्चों हंगरी जो देश है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, जानने में कुछ नहीं जा रहा है। और हंगरी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हंगरी एक यूरोपीय देश है। कैसा देश है? जैसे आप भारतीय, आप एशिया में रहते हैं, इसी तरीके से जो यूरोप है, जो हंगरी है वो यूरोप देश में स्थित है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंटल है, महाद्वीप है, एशिया है, उसके बाद अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, इस तरीके से। लेकिन हंगरी है, हंगरी बच्चों कैसा देश है? एक यूरोपीय देश है, याद रखिएगा। राजधानी 100% याद रखिए बुडापेस्ट है बच्चों। बहुत बार इसकी हंगरी की राजधानी पूछी गई है कि हंगरी की जो कैपिटल है बच्चा वो कौन सी है? बुडापेस्ट है। अच्छा, यहां की मुद्रा क्या है? मुद्रा क्या है यहां की? तो याद रखिए फॉरेंट यहां की मुद्रा है। फॉरेंट क्या बच्चा? मुद्रा है। यह भी पूछी गई है कि फॉरेंट कहां की मुद्रा है? तो हंगरी की मुद्रा है। अगर आप यूपी, पीसीएस, यूपीएससी जैसे एग्जाम की, एसएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इनकी मुद्राएं 100% मेरे मित्र पूछी जाती हैं। आप 100% याद रखिएगा। जिस जिस देश की मैं मुद्रा बताऊं उसको 100% याद रखिए, उसकी कैपिटल याद रखिए। आपके हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन इससे क्लियर हो जाता है मित्र मेरे। तो देखिए यहां की मुद्रा क्या है? फॉरेंट है बच्चा। कौन सी है? फॉरेंट। और कैपिटल इसकी क्या है? बुडापेस्ट है। यूरोपीय कंट्री है ये हंगरी। देखिए मैंने बताया
कि जो हंगरी के तो नए राष्ट्रपति बने ही बने हैं, लेकिन कुछ देश के ऐसे हैं जिनके प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति चुने गए। जैसे ब्रिटेन के आप सभी लोग जानते होंगे, ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, और ऋषि सुनक। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है तो बता दीजिए, ऋषि सुनक है, जो भारतीय मूल के हैं। इन्हें पर हमें गर्व है बच्चा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री कौन है तो ध्यान रखिए, एंथोनी अल्बनीज है। क्या नाम है? एंथोनी अल्बनीज। ऑस्ट्रेलिया के कौन है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है जापान के प्रधानमंत्री कौन है तो फुफियो किशिदो है। फुफियो मतलब फूफा जी, फुफियो किशिदो जापान में कौन है बच्चा? प्रधानमंत्री है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है? यू सुक योल। कौन है? यू सुक ओल। ये दक्षिण कोरिया के हैं। किसके बच्चा? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी कौन सी है? सियोल है बच्चा। कौन सी है? सियोल, दक्षिण कोरिया की राजधानी है। अच्छा ये बताएंगे उत्तरी कोरिया के राष्ट्राध्यक्ष कौन है? आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे। तो आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? मैं जानता हूं सभी लोग जानते हैं, जो बाइडेन है। अच्छा आपको ये बताना है जो बाइडेन है वो कौन से नंबर के राष्ट्रपति है अमेरिका में। आपसे क्वेश्चन मेरा ये है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति है जो बाइडेन, आप ईमानदारी से बताइए कि जो बाइडेन किस नंबर के राष्ट्रपति है, आपको ये बताना है। कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो है, याद रखिएगा। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? पुष्प कमल दहल है, इस बात को ध्यान रखिए। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? क्रिस्टोफर लक्सम है। कौन है बच्चा? क्रिस्टोफर लक्सम है। और ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है तो लूला डा सिल्वा है बच्चा, इसको भी याद रखिए। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा है। देखिएगा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डेफ कनेक्ट 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? कौन सा बच्चा? डेफ कनेक्ट 2024 का आयोजन बच्चों कहां पर किया गया? नई दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई और भोपाल। और किसने किया है? तो डेफ कनेक्ट 2024 बच्चा याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। इसका आयोजन बच्चों न्यू दिल्ली में किया गया। कहां किया गया? न्यू दिल्ली में किया गया। ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। और राजनाथ सिंह जी ने किया है। ये है राजनाथ सिंह, इन्होंने, ये भारत के रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर है बच्चा। इन्होंने नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट 2024 का क्या किया? उद्घाटन किया है। इनका टारगेट क्या है, इनका उद्देश्य क्या है इस डेफ कनेक्ट 2024 का सबमिट करने का, उद्घाटन करने का? तो बता देते हैं। उद्देश्य बच्चों ये है कि जो सशस्त्र बल है, रक्षा उद्योग के लिए लीडर्स हैं, स्टार्टअप और नीति निर्माण को एक साथ लेकर आ जाना है, मतलब इनको आगे बढ़ाना है बच्चों। ठीक है, इस पहल को क्या करना है? आगे बढ़ाना है मित्र मेरे। देखिए डेफ कनेक्ट 2024 में आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करना है, रक्षा संबंधित कर। देखो मोस्टली इसका टारगेट क्या था कि आधुनिक जो टेक्नोलॉजी थी, जो प्रौद्योगिकी थी, उसे आगे ले जाना है। इसके साथ साथ और रक्षा संबंधी करंट अफेयर देख लेते हैं, डिफेंस संबंधी और कुछ करंट अफेयर देख लेते हैं। जैसे डीआरडीओ, कौन सा बच्चा? डीआरडीओ, स्वदेशी लेजर हथियार, जिसे DRGA, जिसे दुर्गा कहते हैं, दुर्गा 2 का परीक्षण करेगा। ये कौन कर, ध्यान रखिए, दुर्गा 2 का परीक्षण कौन करेगा? इसरो करेगा, सतीश धवन केंद्र से किया जाएगा या डीआरडीओ से किया जाएगा? तो बता सकते हैं डीआरडीओ से बच्चा किया जाएगा। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर मित्र? ये नई दिल्ली में, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नई दिल्ली में इसका बच्चा क्या है? हेडक्वार्टर है। डीआरडीओ को याद रखेंगे। आगे देखिएगा, एनएसजी की डीजी के अतिरिक्त प्रभार दलजीत सिंह चौधरी ने संभाला है। आप लोग याद रखिए, भारत और मलेशिया के बीच बच्चे सैन्य अभ्यास है। क्या है? अगर पूछा जाए कि समुद्र लक्ष्मण सैन्य अभ्यास, कौन सा मित्र मेरे? समुद्र लक्ष्मण सैन्य अभ्यास, ये किन दो देशों के बीच में होता है? इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिए। जो समुद्र लक्ष्मण सैन्य अभ्यास है वो भारत और आपके मलेशिया के बीच में होता है। अच्छा, मलेशिया की राजधानी कौन सी बच्चा? कुआलालंपुर है। क्या कैपिटल है मित्र मेरे? कुआलालंपुर। लो, समुद्र लक्ष्मण सैन्य अभ्यास है बच्चा, वह किन दो देशों के बीच में होता है? तो बता सकते हैं भारत और मलेशिया के बीच में। आशा करता हूं आप ये बातें समझ में आ चुकी होंगी। उसके बाद और देखते हैं करंट अफेयर में, डिफेंस में। अडानी ग्रुप ने कानपुर में, किसने बच्चा? अडानी ग्रुप ने कानपुर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद मिसाइल कॉम्प्लेक्स लॉन्च किया है। आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मित्र, तो इस प्रश्न को आप याद कर ले जाइए कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद कॉम्प्लेक्स मिसाइल कहां पर
स्थापित लॉन्च किया गया है, कहां पर स्थापित किया गया है, तो बता सकते हैं बच्चा उत्तर प्रदेश के कानपुर में। और ये दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद मिसाइल कॉम्प्लेक्स होगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। मैंने आपको जस्ट अभी एक सैन्य अभ्यास बताया था, समुद्र लक्ष्मण सैन्य अभ्यास, जो भारत और मालदीव के बीच होता है। लेकिन एक सैन्य अभ्यास और मेरी तरफ से याद कर लीजिए, धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास। यह भारत और जापान के बीच में होता है बच्चा। किसके बीच में? भारत और जापान के बीच में होता है धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास बच्चों। और ये भारत और जापान के बीच में होता है 2024 में मेरे मित्र। ये 2024 में राजस्थान में हुआ है। कहां पर? राजस्थान में हुआ है। इस बात को मेरी तरफ से अलग से एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में याद कर ले जाए। ठीक बच्चों, आगे चलें। इसके साथ साथ एक सैन्य अभ्यास और है जिसका नाम है दोस्ती 16। दोस्ती 16 सैन्य अभ्यास। कौन सा मित्र? दोस्ती 16 सैन्य अभ्यास। ये हाँ मित्र, जो दोस्ती 16 जो सैन्य अभ्यास है बच्चों, पूछा जाए किन किन देशों के बीच में होता है, तो बताइए भारत के बीच में, मालदीव के बीच में और श्रीलंका के बीच में। दोस्ती 16 जो सैन्य अभ्यास है बच्चों, क्योंकि दोस्ती 16 ये 16वां संस्करण है। कौन सा बच्चा? 16वां संस्करण था। कौन सा था मित्र? 16वां संस्करण था। इसलिए दोस्ती 16 जो संस्करण है वो किन किन के बीच में? भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में सैन्य अभ्यास होता है। आप नहीं भूलेंगे। सबसे पहले 3 सैन्य अभ्यास मैंने बताइए, कौन कौन से आप बताएंगे मुझे। सबसे पहले है आपका कौन सा है? समुद्र लक्ष्मण सैन्य अभ्यास। समुद्र लक्ष्मण सैन्य अभ्यास कमेंट सेक्शन में बताएं किस किस के बीच में होता है। भारत और मालदीव के बीच में, भारत और मलेशिया के बीच में, सॉरी। दूसरा है धर्म गार्जियस, मैंने बताया था भारत और जापान के बीच में होता है और ये कहां पर हुआ है? राजस्थान में हुआ है। उसके बाद दोस्ती 16 सैन्य अभ्यास, मालदीव, भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। तीनों सैन्य अभ्यास मैंने बता दिए, आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, एग्जाम में बनते हैं। अगला सैन्य अभ्यास है मित्र मिलान सैन्य अभ्यास। मिलान नौसेना का सैन्य अभ्यास है बच्चों। ये भारत और 51 देशों के बीच सैन्य अभ्यास होता है। ये सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है। कौन सा? मिलान। और ये कहां पर शुरू किया गया है? तो विशाखापट्टनम में किया गया है। कहां पर? आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम में किया गया है। आप लोग याद रखेंगे। भारत और 51 देश इसमें भाग लेते हैं मिलान में। किस बच्चा? मिलान में। याद रखिए, मिलान सैन्य अभ्यास। कौन सा बच्चा? मिलान सैन्य अभ्यास। सैन्य अभ्यास ये मित्र आते हैं। और 2024 का कहां पर हुआ है? तो बता सकते हैं बच्चा कि यह विशाखापट्टनम में हुआ है, भारत और 51 देशों के बीच में। ठीक है बच्चा, मैं जानता हूं ये याद हो चुके होंगे। आगे देखिए, आगे दिया हुआ अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ मित्र कि जो महाराष्ट्र भूषण सम्मान पुरस्कार है उसे किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन आपके सामने देखकर बताइए इस प्रश्न का मेरे मित्र क्या राइट आंसर हो सकता है। अगर आप जानते हैं तो बताइए। क्या आशा भोसले को दिया गया है? नहीं, आशा भोसले को दिया गया मित्र, ये डॉक्टर प्रदीप महाजन को दिया गया है। किसको दिया गया है? डॉक्टर प्रदीप महाजन को दिया गया है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024। करंट का क्वेश्चन है, जस्ट अभी दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए, डॉक्टर प्रदीप महाजन को प्रतिष्ठित महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। और यह चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। किसके क्षेत्र बच्चा? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया। इस बात को आप भी लोग याद रखेंगे। इससे पहले महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023 में अभिनेता अशोक सराफ को दिया गया था। ठीक है, इस बार प्रदीप महाजन को दिया गया है, डॉक्टर प्रदीप महाजन को। इससे पहले किसको दिया गया? 2023 में अशोक सराफ को दिया गया था बच्चों। देखिए, यह अवार्ड महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। और इसकी जो शुरुआत है महाराष्ट्र पुरस्कार की, वो 1996 से की गई थी। कब से की गई थी? 1996 से की गई थी। और ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। किसको बच्चों? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके तहत 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। इस बात को बिल्कुल याद रखेंगे। कितने रुपए दिए जाते हैं? 25 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। आपको याद हो तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 में डॉक्टर अंबा साहब आदि धर्मा को दिया गया था। तो मैंने 22 को बता दिया, 23 को बता दिया और 24 को बता दिया बच्चों। अब देखिए, कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड है
जो विश्व के अनेक देशों द्वारा दी गई चर्चा में रह रही है। जैसे अगर पूछा जाए वाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है, अलग से फैक्ट है, करंट अफेयर के बच्चों याद कर लेना आप लोग। वाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है, तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच, जो टेनिस खिलाड़ी है। कौन से खिलाड़ी है बच्चा? टेनिस खिलाड़ी है सर्बिया के नोवाक जोकोविच। इनको क्या मिला हुआ है? वाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। अगला दिया हुआ मित्र नेक्स्ट, सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी पुरस्कार किसे दिया गया? 100% आप याद कर लीजिए, 100%, क्योंकि यह प्रश्न बनता है पर्यावरण से संबंधित है। देखिए आपको बताते हैं, महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन हो, पहला शब्द किसी क्वेश्चन में जुड़ा हुआ हो, या पर्यावरण संबंधी क्वेश्चन हो, तो वो क्वेश्चन अपने आप में बच्चों इंपोर्टेंट हो जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो बता सकते हैं दीपा भंडारे को दिया गया है। किसको बच्चा? दीपा भंडारे को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी पुरस्कार। मिस्र अमेरिका 2024 किसे चुनी गई है? मिस्र अमेरिका 2024 किसे चुना गया है? तो मेडिसन मार्स को चुना गया है। किसको? मेडिसन मतलब दवाइयां, मेडिसन मार्स को चुना गया है मिस्र अमेरिकी 2024। अगला है तेनजिंग नार्गे सम्मान, तेनजिंग नार्गे पुरस्कार सम्मान है, वो किसको मिला है? सविता कंसवाल को मिला हुआ, आप लोग याद रखिएगा। अगला है स्वच्छ शहर पुरस्कार 2023 किसे मिला हुआ है? तो स्वच्छ शहर पुरस्कार 2023 का जो सम्मान मिला हुआ है वो सबसे पहले इंदौर को, उसके मतलब इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से दिया गया बच्चों। इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से दिया हुआ, ये पहले रैंक पे आए हुए। ठीक है, ये कौन सी रैंक पे आए हुए? पहली रैंक पे आए हुए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ हज सुविधा ऐप, कौन सा बच्चा? हज सुविधा ऐप किसने लॉन्च किया है? तो हज सुविधा ऐप है बच्चों, जो लोग हज पे जाते हैं, मुस्लिम भाई अपने हज पे जाते हैं, तो हज सुविधा ऐप किसने लॉन्च किया है? तो बता सकते हैं यह ऐप स्मृति ईरानी ने लॉन्च किया है। किसने? स्मृति ईरानी ने लॉन्च किया है। सासवी कभी बहू थी, उसकी सीरियल की ये एक्टर नहीं है। और इस समय देखिए स्मृति ईरानी ने दिल्ली में हज तीर्थ यात्रियों के लिए हज सुविधा ऐप लॉन्च किया है। हज गाइडलाइन गाइड 2024 को भी जारी किया है। हज गाइड हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, तमिल, कन्नड़, बांग्ला समेत कुल 10 भाषाओं में यह लॉन्च किया गया है। तो मित्रों जो हज ऐप है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? इनकी भाषाएं पूछी जा सकती है। ये कितनी भाषा में तुम्हें जानकारी देगा? तो 10 भाषा में जानकारी वो देगा। कौन कौन सी में? हिंदी में, अंग्रेजी में, उर्दू में, तमिल में, कन्नड़ में, बांग्ला में। इस तरीके से टोटल 10 भाषाएं आप लोग सर्च कर सकते हैं इस बारे में। देखिए भारत सरकार द्वारा या राज्यों द्वारा जो ऐप लॉन्च किए गए, जो भी पोर्टल लॉन्च किए गए, जो चर्चा का विषय रहे हैं, उनको जरा देख लीजिए। अगर पूछा जाए प्रेस सेवा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? प्रेस सेवा पोर्टल है वो किसने लॉन्च किया है? तो अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया। ये खेल मंत्री भी है, कैबिनेट खेल मंत्री है बच्चों। ये प्रेस सेवा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया है। स्वार्थी पोर्टल बच्चों ये मेडिसिन से संबंधित है। किससे? मेडिसिन से संबंधित है। और ये अजय कुमार सूद ने ये से क्या किया है? लॉन्च किया है स्वाति पोर्टल का। और अजय कुमार सूद कौन है? ये केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार है बच्चों। अगला है अपना चंद्रमा पोर्टल, यह धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया। किसने? धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है। और धर्मेंद्र प्रधान इस समय कौन है? शिक्षा मंत्री है। ये शिक्षा मंत्रालय इनको मिला हुआ है केंद्र सरकार में बच्चों। ये कैबिनेट मंत्री है, शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने अपना चंद्रयान पोर्ट लॉन्च किया है। अगला है ग्राम मंच ऐप एक पंचायती राज मंत्रालय ने लॉन्च किया है। कंज्यूमर ऐप ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। अच्छा, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? जैसे इसमें कंज्यूमर संबंधी आ गया, उपभोक्ता ऐप इसे कह सकते हैं। वहां पर उपभोक्ता ऐप भी लिखा सकता है, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऐप लॉन्च किया गया। लेकिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस बच्चों कब सेलिब्रेट करते हैं? तो बता दिए 16 अक्टूबर को। कब? 16 अक्टूबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस सेलिब्रेट करते हैं। चाहो तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे देखिए विश्व के 2023-24 में बच्चों कुछ ज्वालामुखी हैं। क्या है? वोल्केनो है। क्या? वोल्केनो मतलब ज्वालामुखी, जो चर्चा में रहे हैं और इनके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। वो जरा देख लीजिएगा। जैसे माउंट कोटापेक्सी कहां पर है? अगर पूछा जाता है माउंट कोटापेक्सी
कहां पर ज्वालामुखी है, तो बता सकते हैं इक्वाडोर में। इक्वाडोर बच्चों देश है, दक्षिणी अमेरिकी देश है। जैसे भारत आपका एशिया में स्थित है, उसी तरीके से इक्वाडोर है बच्चों। ये इक्वाडोर, ये दक्षिणी अमेरिका का मैप आपने इस तरीके से देखा होगा, इस तरीके से, ठीक है। ये दक्षिणी अमेरिकी देश है और यहां पर इक्वाडोर है। इस यहां पर आपको इक्वाडोर की कैपिटल बतानी है, तो इक्वाडोर यहां पर है मित्र। तो ये जो आपका माउंट कोटापेक्सी है, ये सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो है, इसमें से लावा मतलब निकलता ही रहता है। तो जो ये अपने सक्रियता के कारण इस बार चर्चा में रहा था। तो माउंट कोटापेक्सी आपको याद कर लेना, इक्वाडोर में सक्रिय ज्वालामुखी है। उसके बाद दूसरा है माउंट एटना, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है, मतलब लावा निकलता रहता है, इटली में स्थित है, यही प्रसिद्ध है। स्ट्रोम्बोली, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है, ये बच्चों इटली में है। और उसके बाद विसुवियस भी चर्चा में रहा था, ये तीनों इटली में है। एक आपका कोटापेक्सी है, बता सकते हैं इक्वाडोर में, बाद बाकी माउंट एटना है, स्ट्रोम्बोली है, विसुवियस है, ये कहां पर बच्चों, इटली में है तीनों, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, इसमें से एक्टिव वोल्केनो उसे कहा जाता है, इस तरीके से उसमें से ज्वाला निकलती रहती है, लावा मैग्मा निकलता रहता है। देवबंद, इसे बच्चों डेमबंद भी कहते हैं, उसे देवबंद भी कहते हैं। ये शांत डेड वोल्केनो है, मतलब मरा हुआ वोल्केनो, मतलब इसमें पहले कभी उद्गार हुआ था, अब इसमें उद्गार नहीं हुआ, लेकिन चर्चा में रहा है। तो देवबंद है, वो शांत ज्वालामुखी है और ईरान में स्थित है बच्चों। कहां पर, ईरान में स्थित है। कोह सुल्तान, यही बच्चों ईरान में स्थित है, ये भी शांत ज्वालामुखी है। फ्यूजियामा जापान में स्थित है बच्चों। क्या, फ्यूजियामा जो वोल्केनो है, ये सक्रिय वोल्केनो जापान में स्थित है। नेक्स्ट है मोनोलोआ, ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है। प्रसुप्त मतलब ज्वालामुखी बच्चों उसे कहा जाता है, ऐसा ज्वालामुखी जिसमें पहले कभी उद्गार हुआ हो और उसके बाद भविष्य में या अब उसमें फिर पुनः उद्गार हो गया हो, उसे क्या, प्रसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। जैसे मोनोलोआ, ये बच्चों हवाई द्वीप पर स्थित है, और हवाई द्वीप कहां पर है, प्रशांत महासागर में, जहां पर अमेरिका का अधिकार है, यूएसए का अधिकार है बच्चों। किलिमंजारो, ये हमेशा चर्चा में रहता है, किलिमंजारो ये शांत ज्वालामुखी है और तंजानिया में स्थित है। कहां बच्चा, तंजानिया आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंटल पड़ता है, अफ्रीका महाद्वीप पड़ता है। बताइए मेरे मित्र, किसको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन छोटी सी गुजारिश फिर आपसे कहूंगा, यदि आप सेशन पे नहीं हो तो प्लीज डेली करंट अफेयर के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो डेली करंट अफेयर पढ़ते ही होंगे, तो उसके लिए सेशन को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी बजा करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए। आपके 8:30 और 9 बजे के बीच में सारी क्लासें आना शुरू कर हो जाती है। जीएस के सारे विषय बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूं, फ्री उपहार में देता हूं, इसलिए सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये सारी कक्षाएं आपको तक निःशुल्क पहुंचती रहेंगी। अगला क्वेश्चन है, स्वेलाइंग द सन नामक पुस्तक को किसने लिखा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार चर्चा में रही है बच्चों, 2024 की चर्चा की पुस्तक रही है ये। स्वेलाइंग द सन नामक पुस्तक है, वो किसने लिखी है, ये पूछा गया। पुस्तक के राइटर कौन है? तो राइटर बच्चों लक्ष्मी मुंदेश्वर पुरी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? बी सही है। कौन है? लक्ष्मी मुंदेश्वर पुरी, इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। स्वेलोइंग द सन पुस्तक किसने लिखी है? तो लक्ष्मी मुंदेश्वर पुरी ने लिखी है बच्चा। आगे देखिए, इनके बारे में जान लेते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र की यूएनओ की पूर्व सहायक और महासचिव है लक्ष्मी मुंदेश्वर पुरी ने मुंबई में अपनी पहली पुस्तक स्वेलोइंग द सन को क्या किया? लॉन्च किया है। इस किताब में उन्होंने महिला सशक्तिकरण, कौन सा बच्चा? महिला सशक्तिकरण पे चर्चा की है, प्रकाश डाला है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? क्या बच्चा? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब हम लोग मनाते हैं? तो बता दीजिए 8 मार्च को। कब बच्चा? 8 मार्च को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इस पुस्तक में, स्वेलाइंग द सन पुस्तक में, जो लक्ष्मी मुंदेश्वर पुरी ने लिखी है, जो यूएनए के पूर्व महासचिव रही है, इन्होंने इस पुस्तक में महिला सशक्तिकरण पर क्या डाला है? प्रकाश डाला है। मित्र मेरे, आशा करता हूं ये बातें आपकी समझ में आ रही। ये है, उन्होंने कहा कि यह पुस्तक महाराष्ट्रीय संतों कवियों से अधिक प्रेरित है बच्चों। अब देखिए, कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक है जो चर्चा में रही है। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक है 2023 और 24 में चर्चा में रही है, एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है, तो जरा उनको भी देख लीजिए। 2 पलकों की छांव में, 2 पलकों की छांव में, इस पुस्तक को किसने लिखा है? 2 पलकों की छांव में। तो बच्चों इस पुस्तक को लिखा है डॉक्टर हेमा जोशी ने। किसने बच्चा? डॉक्टर हेमा जोशी ने लिखा है 2 पलकों की छांव में। नेक्स्ट है पुस्तक ब्रेकिंग द मोल्ड, इसे जो लिखा है बच्चा रघुराम राजन, जो भारत के पूर्व
आरबीआई बैंक के गवर्नर रह चुके हैं, और रोहित लम्बा ने लिखा है। दोनों ने संयुक्त रूप से लिखा है, रघुराम राजन और रोहित लम्बा, इन दोनों को संयुक्त रूप से याद कर लेना बच्चा। ब्रेकिंग द मोल्ड। अगली है सिंधिया और 1857। सिंधिया और 1857। जो सिंधिया 1857 की क्रांति के समय जो सिंधिया थे, उन्होंने अंग्रेजों के प्रति कौन सी नीति अपनाई थी, इस पुस्तक में उनका वर्णन किया गया और लिखा है डॉक्टर राकेश पाठक ने लिखा है। किसने बच्चा? डॉक्टर राकेश पाठक ने। नेक्स्ट है बिल्डिंग पार्टनरशिप। बिल्डिंग पार्टनरशिप पुस्तक लिखी है कैप्टन हिमाद्री दास ने लिखा है बच्चा। ये आप लोग याद कर सकते हैं, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलिए, सातवां आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि पूर्वोत्तर भारत फिल्म महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है। जो पूर्वोत्तर भारत है, जिन्हें सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है बच्चों, इन राज्यों में सबसे जो भारत फिल्म महोत्सव किस राज्य में शुरू किया गया है? मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर। तो बच्चों ये मणिपुर में शुरू किया गया। डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्या? डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप लोग याद रखिए, एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है मेरे मित्र, एग्जाम में यह क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिएगा, जो पूर्वोत्तर भारत फिल्म महोत्सव की शुरुआत इम्फाल में, मणिपुर की राजधानी कहां पर है? इम्फाल में शुरू हुई है। आप लोग याद रखिए, पूर्वोत्तर भारत फिल्म महोत्सव। यह उत्सव 3 से लेकर के 7 मार्च 2024 के मध्य होगा। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि पूर्वोत्तर भारत के सिनेमा को योगदान और उजागर करना है, लोगों को दिखाना है कि पूर्वोत्तर भारत की कल्चर मोस्टली क्या है, कि वहां की कल्चर को डेवलपमेंट करना है बच्चों। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए। ये सेलिब्रेट कहां पर किया गया? तो मणिपुर में किया है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है बच्चों। देखिए, इसके साथ साथ फिल्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। प्रमुख फिल्म महोत्सव कहां हुए, कैसे कैसे हुए, जरा देख लीजिए एक बार। जैसे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पर कहां पर हुआ है, तो बता सकते हैं कि बच्चों ये गोवा में हुआ है। फिर सुन लीजिए, पूछा जाए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां पर हुआ है? गोवा में। लेकिन पूर्वोत्तर भारत का फिल्म महोत्सव कहां पर हुआ है, तो बता सकते हैं मणिपुर में, जो मैंने क्वेश्चन में बताया था। अगला है कांस फिल्म महोत्सव। कौन सा बच्चा? कांस फिल्म महोत्सव। ये कांस शहर में हुआ है, और कांस कहां पड़ता है बच्चा? फ्रांस में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। ये जर्मनी और बर्लिन में हुआ है बच्चों, इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। अब देखिए, बात फिल्म संबंधी आई गई है, तो बता दें तो भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 कहां पर हुआ था? जो 54वें नंबर का था बच्चों, जो 54वें नंबर का था। 55वें नंबर का भी हुआ नहीं है, 2024 में होगा। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जो फेस्टिवल है 2023, वो कहां पर हुआ है, इसके बारे में मैंने आपको जस्ट बताया था, गोवा में हुआ है। तो देखिए, इसकी स्थापना बच्चा कब हुई है? 1952 में हुई है। इसमें गोल्डन पीकॉक सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही है? गोल्डन पीकॉक सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही थी 2023 में, एंडलेस बॉर्डर्स रही थी बच्चों। और विशेष जूरी पुस्तक कौन सी रही है? विशेष जूरी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ऋषि शेट्टी को दिया गया है। विशेष जूरी पुरस्कार किसे दिया गया? तो ऋषि शेट्टी को। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज कौन सी रही है? पंचायत सीजन 2 रही है बच्चा। कौन सी? पंचायत सीजन 2 रही है, आप लोग याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ निदेशक के लिए सिल्वर पीकॉक किसे मिला हुआ है? तो स्टीफन कमांडेरेव को मिला हुआ है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? तो माइकल डगलस को दिया गया है। इसके बाद ICFT यूनेस्को गांधी मेडल किसे मिला हुआ है? तो ड्रिफ्ट को मिला हुआ है बच्चा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? तो बच्चों ये ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, ये जीता है पुनेरी पल्टन ने जीता है। किसने बच्चा? पुनेरी पल्टन ने। ये इसका राइट आंसर है। किसने जीता है? पुनेरी पल्टन ने जीता है। आप लोग याद रखेंगे, प्रो कबड्डी लीग 2024 का जो खिताब है वो आपका इन्होंने जीता है। तो ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा कि पुनेरी पल्टन ने प्रो कबड्डी लीग के 10वें सीजन का फाइनल में हरियाणा को हरा करके यह खिताब अपने नाम कर लिया है। आप लोग जो प्रो कबड्डी लीग में पुनेरी पल्टन है बच्चा, इसके जो कप्तान है इनको याद रखें। कप्तान का नाम क्या है? असलन इनामदार है। क्या नाम है? असलन इनामदार। आप इनको याद कर ले जाइए, इसको याद कर ले जाइए। इसके जो पुनेरी पल्टन है, जिसने प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब जीता है, इसके कप्तान कौन है? तो असलन इनामदार है। आप लोग याद रखिए। जबकि हरियाणा के कप्तान कौन थे? तो जगदीश दाहिया थे बच्चों। कौन? जगदीश दाहिया थे। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, इस बात को याद रखिए। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे अगर पूछा जाए टॉप स्कोर कौन किसने किया है, तो आंसू मलिक ने किया है।
और ये दबंग मुंबई के थे। रेडर्स ऑफ द सीजन किसे चुना गया है तो बता सकते हैं आंसू मलिक को चुना गया है, रेडर्स ऑफ द सीजन चुना गया है। और डिफेंस ऑफ द सीजन किसे चुना गया है तो मोहम्मद रेजा चियान को चुना गया है, जो पुनेरी पटलन की है बच्चों। और कबड्डी में एक टीम में खिलाड़ी, अच्छा अगर पूछा जाता है कि कबड्डी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं तो बता दिए 7 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं, याद रखिए इस बात को। कितने? 7 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में। प्रो कबड्डी लीग 2024 का फाइनल जीएमसी बालियोगी स्टेडियम हैदराबाद में हुआ था। ये पूछा जाता है इसका फाइनल मुकाबला कहां पर हुआ था तो हैदराबाद में हुआ था, इस बात को ध्यान रखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब से हुई थी तो बता सकते हैं 2014 से हुई थी, और यह 10वां संस्करण था। कौन सा बच्चा? 10वां संस्करण था। प्रथम विजेता उस समय कौन था तो जयपुर पिंक पैंथर्स था बच्चा, ठीक है, जयपुर पिंक पैंथर्स था। अच्छा, सबसे सफल टीम कौन सी, मतलब सबसे ज्यादा किसने जीता है इस लीग को तो बता सकता है पटना पार्टनरशिप ने जीता है, जो 3 बार इसने खिताब को जीत चुकी है बच्चों। ये सबसे सफल टीम है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों कि अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का 5वां संस्करण किस देश में पहली बार आयोजित किया गया है? पहली बार आयोजित किया गया है, आप लोग बताएंगे। आप लोग बताएंगे कि जो गीता महोत्सव का जो 5वां संस्करण है उसका 5वां संस्करण ये पहली बार किस देश में हुआ है तो बता सकते हैं कि श्रीलंका में हुआ बच्चा। किसमें? श्रीलंका में हुआ है। ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। जो गीता महोत्सव का 5वां संस्करण जो 2024 में किया गया है, ये कहां पर हुआ है? श्रीलंका में हुआ बच्चा। कहां पर? श्रीलंका में हुआ है, ठीक है बच्चों। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का 5वां संस्करण 1 मार्च 2024 के बीच चला है, ये कहां पर आयोजित किया गया है तो बता सकते हैं श्रीलंका में। इसमें गीता यज्ञ, गीता यप, शोभा यात्रा और कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। भारत के श्रीलंका में उच्चायुक्त कौन है? संतोष झा है। इसकी राजधानी श्रीलंका की कौन सी है तो बता सकते हैं कोलंबो बच्चों। 4 मार्च को श्रीलंका की संसद में श्रीमद् भागवत गीता की एक प्रति पेश की गई थी। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हरियाणा के कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के द्वारा सहयोग से किया जाता है बच्चों। अब देखिए कुछ श्रीलंका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, उनको जरा देख लीजिए। श्रीलंका और मॉरिशस, श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई, क्या बच्चों? यूपीआई। आपसे मैं प्रश्न पूछूंगा लेकिन बताऊंगा नहीं है। यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है आप लोग ईमानदारी से बताइए, क्योंकि आप सब लोग यूपीआई चिल्लाते रहते हो। आप इसको फुल फॉर्म बताइए, यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है। यूपीआई और रुपे कार्ड शुरू किया गया है कहां पर तो बता सकते हैं श्रीलंका और मॉरिशस में। मॉरिशस आपका अफ्रीकी कंट्री है। आईआईटी मद्रास ने श्रीलंका के कैंडी में अपना नया परिसर खोला है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। श्रीलंका के त्रिकोमाली में एसबीआई की शाखा खोली गई है। और मिशन मित्र शक्ति अभ्यास, कौन सा बच्चों? मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास है। कौन सा? मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास 2023 भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया गया था, इस बात को भी ध्यान रखेंगे आप लोग। श्रीलंका ने भारत को मुफ्त पर्यटन वीजा देने की घोषणा कर दी है और श्रीलंका हिंद महासागर में रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष बन चुका है बच्चों, ठीक है। अब इसकी जो राजधानी स्टैटिस्टिक्स जीके में देखें तो इसकी राजधानी कौन सी है बच्चों तो बता सकते हैं कि श्रीलंका की राजधानी आपकी कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरा है बच्चों। 2 राजधानी है इसकी, ठीक है। राष्ट्रपति कौन है? अनिल विक्रम सिंघे, रानिल विक्रम सिंघे यहाँ के कौन है बच्चों? राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री कौन है? दिनेश गुणवर्धन ने है। और मुद्रा कौन सी है? रुपया है बच्चों यहाँ की। आपको ये बताना है विश्व के कितने देश हैं जिसमें रुपया चलता है। श्रीलंका आपका ये देश है, ये वाला, जो पूरी तरीके से हिंद महासागर में भारत और श्रीलंका के बीच में जो जल संधि है, भारत और श्रीलंका के बीच में ये वाली जल संधि है, इसे पाक जल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? पाक जल संधि कहते हैं बच्चा। क्या कहते हैं? पाक जल संधि कहते हैं, याद रखिए। मन्नारी खाड़ी से ये जुड़ा हुआ, राम सेतु यहीं पर है बच्चा, ठीक है। आशा करता हूं ये बातें समझ में आ चुकी होंगी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अंतरराष्ट्रीय निरस्तीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं। फिर ध्यान दीजिए, अंतरराष्ट्रीय निरस्तीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं 5 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। कब बच्चा? 5 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। आप लोग याद रखिए, अंतरराष्ट्रीय निरस्तीकरण और अप्रसार जागरूकता सेलिब्रेट हम लोग 5 मार्च को करते हैं। आशा करता हूं ये बातें आपकी समझ में आ चुकी होंगी। युवाओं के बीच निरस्तीकरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह 5 मार्च को हम लोग क्या करते हैं, ये सेलिब्रेट किया जाता है। और ये यूएनओ संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी पहल 2021 में शुरू की गई थी बच्चों, ठीक है। आशा करता हूं ये बातें आपकी समझ में आ चुकी होंगी। अब देखिए कुछ बातें और भी हैं, जैसे
4 मार्च को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? 4 मार्च को हम लोग राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 4 मार्च को हम लोग राष्ट्रीय सुरक्षा डे सेलिब्रेट, नेशनल सिक्योरिटी डे सेलिब्रेट करते हैं, आप लोग याद रखिए। 8 मार्च को मैंने बताया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 10 मार्च को CISF के रूप स्थापना दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 15 मार्च को हम लोग विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन 16 अक्टूबर को हम लोग राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 16 मार्च को हम लोग राष्ट्रीय टीकाकरण के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इस फैक्ट को आप लोग याद कर लीजिएगा, इस फैक्ट को आप लोग याद कर लीजिएगा बच्चों। तो बच्चों ये मेरा सेशन था करंट अफेयर का। यदि आप इसी तरीके की वीडियो सेशन चाहते हो कि आपको डेली करंट अफेयर मिलता रहे, तो इस सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, 5 दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट सेशन में आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।